आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं और ये कोई इतिहास का पाठ नहीं है। ये हमारी यानी हम सब की चेतना की कहानी है। ये कहानी है इस बात की कि हजारों सालों से इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को और हाँ, खुद को समझने की कोशिश कैसे की है। साहित्य सभ्यता की जीवित स्मृति है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इसका मतलब है कि हर किताब, हर कविता, हर कहानी, वो सब हमारी एक साझी विरासत का, हमारी साझा यादों का हिस्सा है। एक धागे की तरह जो हम सब को एक दूसरे से जोड़ता है। और असल में यही तो हमारी इस यात्रा का मकसद है। साहित्य समझिए एक आईने जैसा है। एक ऐसा आईना जिसमें हम इंसान सदियों से खुद को देखते आए हैं, अपने वजूद के मतलब को ढूंढते आए हैं। ये हमारी अपनी ही तो कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये वो दौर था जब इंसान अपने से कहीं बड़ी ताकतों को समझने की जद्दोजहद में लगा था। उस जमाने में हमारी नजरें हमेशा ऊपर की ओर होती थीं, आसमान की तरफ, देवताओं की तरफ। कभी सोचा है विज्ञान के आने से पहले हम इस दुनिया को कैसे समझते होंगे? मतलब सूरज क्यों उगता है या बारिश क्यों होती है? इन सब सवालों के जवाब कहाँ से आते थे? जवाब था कहानियों से। एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य ही हमारा सबसे पहला विज्ञान था। और उस दौर की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। चाहे वो गिलगामेश की महागाथा हो या फिर होमर की इलियड, ये रचनाएं असल में जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जूझ रही थीं। दोस्ती का क्या मतलब है? मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी ये महान रचनाएं। तो हजारों सालों तक हमारी कहानियों की दिशा एक ही रही, ऊपर की तरफ। प्राचीन युग में महाकाव्य इंसानों और देवताओं के रिश्ते को टटोलते थे। फिर आया शास्त्रीय युग, जहां नाटक और दर्शन ने भाग्य और न्याय जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। और मध्य युग तक आते आते साहित्य, खासकर कविता, ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति जताने का एक जरिया बन गई। लेकिन फिर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। न सिर्फ कहानियां कहने का तरीका, बल्कि ये भी कि हम कहानियां किसके बारे में कह रहे हैं। पहली बार हमारी नजरें आसमान से हटीं और इंसान के भीतर देखने लगीं। इस बदलाव को यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ थी मध्ययुगीन सोच, जिसका पूरा ध्यान ईश्वर और आस्था पर था, और दूसरी तरफ था पुनर्जागरण का बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार, मानवतावाद। यानी अब फोकस इंसान और उसकी अपनी काबिलियत पर आ गया था। साहित्य अब सिर्फ नैतिक शिक्षा देने के लिए नहीं रहा, बल्कि वो इंसानी जज्बातों, उसकी दुविधाओं, उसके वजूद से जुड़े सवालों की गहराइयों में उतरने लगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो चिंगारी थी, वो थी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ से समझिए एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस आया तो किताबें आम लोगों तक पहुंची, किताबें पहुंची तो साक्षरता बढ़ी, और जैसे ही लोग पढ़ने लगे, नए नए विचार आग की तरह फैल गए। साहित्य ने पहली बार इंसान की सोच, उसकी क्षमता, यहाँ तक कि उसके अकेलेपन पर भी गौर करना शुरू किया। ज्ञान अब कुछ गिने चुने लोगों की मिल्कियत नहीं रहा, वो सबके लिए था। इस नए दौर की सबसे बेहतरीन मिसालें हमें मिलती हैं शेक्सपियर के नाटकों में, जहां वो इंसानी मन की परतों को खोल कर रख देते हैं। या फिर आप सर्वांतिस के डॉन कीहोटे को ही ले लीजिए, जो असलियत और वहम के बीच की धुंधली सी लकीर पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अब कहानियों का केंद्र राजा, महाराजा या देवता नहीं रहे, बल्कि आम इंसान और उसके मन की उलझी हुई दुनिया बन गई थी। चलिए अब कहानी को और आगे ले चलते हैं आधुनिक युग में। ये एक ऐसा दौर था जब पुराने सारे यकीन, सारी मान्यताएं टूट कर बिखर रही थीं, और इस बिखराव के बीच से साहित्य में हर तरफ से बिल्कुल नई और अलग अलग आवाजें उठ रही थीं। अब नजरें किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि हर दिशा में देख रही थीं। 20वीं सदी सच में एक जबरदस्त उथल-पुथल का जमाना था। एक तरफ दो विश्व युद्धों ने पुराने विश्वासों की नींव हिला दी, जिससे कला में भी नए नए प्रयोग होने लगे। दूसरी तरफ वो देश जो कभी गुलाम थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, पुरानी कहानियों को चुनौती दे रहे थे। और अंत में किसी एक परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो ख्याल था, उसी पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया। तो सवाल ये उठता है कि लेखकों ने इस टूटन को, इस बिखराव को अपनी कहानियों में कैसे दिखाया। उन्होंने कहानी कहने के सारे पुराने नियम ही तोड़ दिए।
जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम की एक तकनीक आई। इसका मतलब समझिए कि आप सीधा किसी किरदार के दिमाग के अंदर चले गए हैं और उसके विचारों को वैसे ही सुन रहे हैं जैसे वो सोच रहा है, बिना किसी फिल्टर के। अब साहित्य दुनिया को किसी एक नजरिए से नहीं देख रहा था, बल्कि कई अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट नजरियों से भी देख रहा था। और आज के दौर में, आज तो ये कहानी हर कोई कह रहा है, दुनिया के हर कोने से। ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर के लिखने वालों को एक ऐसा मंच मिला है जो पहले कभी नहीं था। और नतीजा, साहित्य आज पहले से कई ज्यादा रंग बिरंगा और जिंदा दिल हो गया है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि ये हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये तो इसी लम्हे अभी भी लिखी जा रही है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? हम सब इसके लेखक भी हैं और किरदार भी। तो फिर विश्व साहित्य क्या है? ये सिर्फ कुछ किताबों का कलेक्शन नहीं है, नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली एक ग्लोबल बातचीत है इस बारे में कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। ये एक जिंदा संवाद है जो कभी नहीं थमता। सोचिए, मिट्टी की गोलियों पर लिखने से लेकर आज की डिजिटल स्क्रीन तक माध्यम कितने बदल गए हैं ना, लेकिन जो खोज है वो आज भी वही है। वही खोज अपने होने का मतलब ढूंढने की, खुद को समझने की और अपनी कहानी दुनिया को सुनाने की। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, तो ऐसे में हमें आगे कौन सी कहानियां कहने की जरूरत पड़ेगी? हमारी इस साझा कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब कोई एक नहीं दे सकता। इसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना होगा।